ओके, तो चलो शुरू करें। आईडी चैप्टर नंबर 2। ओके, क्या है आईडी चैप्टर नंबर 2? ये हमें बताएगा हमारी इंडियन इकोनॉमी आफ्टर ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो कैसी थी हमारी इकोनॉमी आफ्टर ब्रिटिश रूल, हम यही करने वाले हैं आईडी चैप्टर नंबर 2 में। राइट, अब उसके लिए सबसे पहले हमें पढ़नी पड़ेगी दो टाइप की इकोनॉमी। वन इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और दूसरी है किस तरह की इकोनॉमी? सोशलिस्ट। तो हमें यह जानना है व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, और वो डिफाइन करेंगे तीन सवाल से। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड whom टू प्रोड्यूस। ये तीन चीज डिसाइड करेगा कि आपकी किस तरह की इकोनॉमी होगी। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ओके, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी होती है जहां सब कुछ कौन डिसाइड करता है? मार्केट के फोर्सेस। मार्केट के दो फोर्सेस है, वन इज डिमांड एंड दूसरा है सप्लाई। जब ये दो फोर्स डिसाइड करते हैं उसी को हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या चीज प्रोड्यूस होगी? जिस चीज की क्या है डिमांड। अब डिमांड अमीर लोग करते हैं या गरीब लोग करते हैं? ऑब्वियसली अमीर लोग, क्योंकि डिमांड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, परचेजिंग पावर, जिसको सिंपल भाषा में कहते हैं औकात। और औकात हमेशा किसकी होती है? अमीर लोगों की। एंड दैट इज द रीजन, क्योंकि डिमांड रिचर लोग करते हैं, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जनरली किसके लिए प्रोड्यूस होता है? व्हाट टू प्रोड्यूस, जो रिच पीपल डिमांड करते हैं। इज दैट क्लियर? बट एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करता है। और गवर्नमेंट देखता है लोगों की नीड के हिसाब से, वो डिमांड के हिसाब से देखता नहीं है। तो वो चीज प्रोड्यूस होगी जो सोसाइटी के लिए सबसे यूजफुल हो। राइट, वो नहीं जो अमीर लोग डिमांड करें, वो चीज प्रोड्यूस होगी जो क्या सोसाइटी के लिए सबसे यूजफुल हो। अब हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस में दो टाइप की टेक्नोलॉजी होती है। वन इज कैपिटल इंटेंसिव एंड वन इज लेबर इंटेंसिव। अब लेबर इंटेंसिव क्या होता है? जहां हम ज्यादा लेबर का यूज करेंगे, मशीन्स का यूज कम करेंगे। इससे फायदा क्या होगा? आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। बट कैपिटल इंटेंसिव मतलब मशीन यूज करोगे, और मशीन यूज करने से फायदा क्या होता है? आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है और कॉस्ट क्या होता है? कम। तो भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्योंकि प्रोड्यूसर वो चीज करेगा जो उसको ज्यादा फायदेमंद हो, और ज्यादा फायदेमंद कौन सा होता है? जनरली कैपिटल इंटेंसिव। तो जनरली ये लोग कौन सी टेक्नोलॉजी प्रेफर करते हैं? कैपिटल इंटेंसिव। बट गवर्नमेंट क्या एम करता है? कि यार देश में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। गवर्नमेंट ये एम करता है कि पॉवर्टी कम हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो पॉवर्टी अपने आप क्या हो जाएगी? कम। तो इररिस्पेक्टिव उससे एफिशिएंसी उतनी नहीं मिलेगी, फिर भी वो क्या प्रीफर करेगा? लेबर इंटेंसिव। अब तीसरी है कि किसके लिए प्रोड्यूस करें। राइट, तो जनरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसके लिए प्रोड्यूस करता है? रिच पीपल। एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी किसके लिए प्रोड्यूस करता है? पुअर पीपल। किसके लिए? पुअर। क्यों? क्योंकि रिच पीपल ही मार्केट में क्या करते हैं? डिमांड। और ये क्या देखते हैं? लोगों की नीड क्या है, इररिस्पेक्टिव वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, हम उनके लिए प्रोड्यूस करेंगे जिसकी ज्यादा नीड हो। क्या चीज क्लियर हुआ? अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि इंडिया ने कौन सी टाइप की इकोनॉमी फॉलो किया। तो इंडिया के उस वक्त के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, और उन्हें किस तरह की इकोनॉमी ज्यादा अच्छी लगती थी? तो वो थी सोशलिस्ट इकोनॉमी। जो कौन फॉलो करता था? यूएसएसआर। तो यूएसएसआर जो थी वो कौन सी टाइप की इकोनॉमी फॉलो करती थी? सोशलिस्ट। और उन्हें इस तरह की इकोनॉमी पसंद थी। राइट, इसीलिए उनसे इन्फ्लुएंस होकर हमने भी सोशलिज्म तो लाया, बट कंप्लीट सोशलिज्म हमने नहीं लाया। मतलब हम चाहते थे कि हमारे देश में पब्लिक सेक्टर जो कि गवर्नमेंट है उसका मेजर रोल रहे, बट हम ये भी चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी हो और देश में क्या हो? डेमोक्रेसी। राइट, तो हम कंप्लीट सोशलिज्म के अगेंस्ट थे। हम चाहते थे कि पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करे, मतलब सरकार डोमिनेट करेगा, बट प्राइवेट सेक्टर भी होंगे, डेमोक्रेसी भी रहेगी। मतलब हमने जिस तरह की इकोनॉमी फॉलो की, इस इकोनॉमी को हम कौन सी इकोनॉमी बोलते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या ये चीज क्लियर हुआ? राइट, अब हम बात आती है कि अगर क्योंकि हम मोर टुवर्ड्स सोशलिज्म पे थे, मोर टुवर्ड्स सोशलिज्म पे थे, जहां सब कुछ कौन डिसाइड करने वाला है? गवर्नमेंट। कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। इसीलिए सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा प्लान। अब प्लान क्या होता है? क्योंकि देश की सरकार को डिसाइड करना है क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना है, तो उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग करने वाली कौन होती है? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन जो होता है वो हमारे देश में बना था, जिसका काम है क्या करना? प्लान करना। प्लान करना क्या? कि भाई रिसोर्सेस को कहाँ यूटिलाइज करना है। इज दैट क्लियर? हमारे देश का पहला प्लानिंग कमीशन कब बना था? 1950 में। अब ये प्लानिंग कमीशन का क्या काम है? प्लान करो। क्या प्लान करो? कि देश के रिसोर्सेस को कहाँ यूटिलाइज करना है
अकॉर्डिंग टू नेशंस व्हाट प्रायोरिटी। क्या कहा मैंने? देश के रिसोर्सेज को कहाँ यूटिलाइज करना है अकॉर्डिंग टू नेशंस प्रायोरिटी, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्लान। अब प्लान हमारे दो टाइप के थे, जो किसने बनाया था बताइए? प्लानिंग कमीशन। कब बना था प्लानिंग कमीशन? 1950, जिसका आज का नाम है नीति आयोग। जिसका आज का नाम क्या है? नीति आयोग। इज दैट क्लियर? अब ये लोग प्लान दो टाइप के बनाते थे, वन इज लॉन्ग टर्म प्लान और दूसरा है शॉर्ट टर्म प्लान। लॉन्ग टर्म प्लान को हम बोलते थे पर्सपेक्टिव प्लान। क्या बोलते थे बताओ? पर्सपेक्टिव प्लान। अब क्या होता है सर पर्सपेक्टिव प्लान? पर्सपेक्टिव प्लान का मतलब होता है कि ये हमें बताता है कि हम लोग कहां पे जाना चाहते हैं, ये हमें एक व्यू देता है लॉन्ग टर्म कि हमें कहां पहुंचना है। और शॉर्ट टर्म प्लान जो भी बनाएंगे वो किसके फ्रेमवर्क के अंडर होंगे बताइए? हमारे लॉन्ग टर्म प्लान के अंदर। क्या ये चीज क्लियर हुआ? अच्छा, जिसका मतलब क्या, हमें लॉन्ग टर्म क्या व्यू रखना है वो हमें कौन बताएगा? लॉन्ग टर्म प्लान। बट उसको अचीव करने के लिए हमने छोटे छोटे गोल्स बनाए। उस गोल्स को हम फेमसली जाना जाता है 5 इयर्स प्लान। क्या बोलते हैं इसको? 5 ईयर प्लान। मतलब हर 5 साल में हम बैठेंगे और हमारे छोटे छोटे गोल्स बनाएंगे, पर ये छोटे छोटे गोल्स हमारे कौन से गोल को अचीव करने चाहिए? लॉन्ग टर्म गोल्स। क्या चीज क्लियर हुआ? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया, क्योंकि सरकार ही सबको डिसाइड करेगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्लान। प्लान कौन बनाता है? प्लानिंग कमीशन। क्या चीज क्लियर हुआ? राइट। इसके बाद अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक है क्या क्या थे हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स। तो हमारे 4 लॉन्ग टर्म गोल्स थे। पहला हमारा लॉन्ग टर्म गोल था जीडीपी ग्रोथ। सेकेंड हमारा लॉन्ग टर्म गोल जो था वो था इक्वालिटी। थर्ड हमारा लॉन्ग टर्म गोल था मॉडर्नाइजेशन। और फोर्थ हमारा गोल था सेल्फ रिलायंस प्लस सेल्फ सफिशिएंट। इसका एक मेमोरी टेक्निक भी है जिसका नाम है जेम्स। क्या है मेमोरी टेक्निक्स? जेम्स। जेम्स मतलब जी मतलब जीडीपी ग्रोथ, ई मतलब इक्वालिटी, एम मतलब मॉडर्नाइजेशन और एस मतलब सेल्फ रिलायंस या सेल्फ सफिशिएंट। तो ये थे हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स। इज दैट क्लियर? जीडीपी ग्रोथ का मतलब क्या है सर? जीडीपी ग्रोथ का मतलब है कि हमें क्या बढ़ानी है बताइए? कैपेसिटी। कैपेसिटी किस चीज की बढ़ानी है? गुड्स एंड सर्विसेज। कि हम ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनाएं, ये हमारा एम था। और ये किसी भी कंट्री का पहला एम होगा कि देश में ज्यादा से ज्यादा क्या बनाओ? गुड्स एंड सर्विसेज। इज दैट क्लियर? अच्छा, अगर कैपेसिटी बढ़ानी है तो हमें तीनों सेक्टर को ग्रो करना है। एग्रीकल्चर को भी, इंडस्ट्रीज को भी हमें ग्रो करना है एंड टर्शरी सेक्टर। मतलब हमारा एम था कि हम तीनों सेक्टर को ग्रो करेंगे और हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना होगा उसे बोलते हैं सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन बाय ईच सेक्टर इज नोन एज व्हाट? सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन। क्या चीज क्लियर हुआ? ओके। अब हम जीडीपी बढ़ाएंगे कैसे? दो तरीके से बढ़ा सकते हैं जीडीपी। या तो हम रिसोर्सेज बढ़ाएं। रिसोर्सेज कैसे बढ़ाएं? लैंड तो बढ़ा नहीं सकते, बट इन्वेस्टमेंट तो बढ़ा सकते हैं। देश में इन्वेस्टमेंट आएगा तो ऑटोमेटिकली हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। या दूसरा तरीका है, हमें क्या बढ़ाना चाहिए? एफिशिएंसी। क्योंकि अगर उतने ही रिसोर्सेस है, अगर एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो कैपेसिटी अपने आप क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल, पहले कंप्यूटर नहीं था तो क्या हम उतने एफिशिएंट थे? नहीं। आज कंप्यूटर आ गया तो हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? इसी को हम क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। ये हमारा पहला गोल था। एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। जो हमारा गोल था वो था मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ? मशीन यूज करेंगे, क्योंकि मशीन यूज करने से हमारी क्या बढ़ेगी बताइए? एफिशिएंसी। इज दैट क्लियर? समझ आया? बट हमारा सिर्फ एक ही एम नहीं था कि हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करना है। हमें मॉडर्नाइजेशन का मतलब है चेंज इन सोशल एटीट्यूड। मतलब हमें हमारा एटीट्यूड में भी चेंज लाना है, हमारी सोच को बदलनी है, हमारी सोच को मॉडर्नाइज करनी है। कैसे मॉडर्नाइज करेंगे? हम वुमेन को भी एम्पावर करेंगे। वुमेन को कैसे एम्पावर करेंगे? वुमेन शुड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स कंट्रीज जीडीपी। वुमेन शुड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स कंट्रीज जीडीपी। इज दैट क्लियर? तो हमारा सेकंड गोल क्या था बताइए? मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये हुआ कि आप क्या यूज करोगे? मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करोगे उससे क्या बढ़ेगी बताइए? एफिशिएंसी। बट सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं था, हमारा एम ये भी था कि हमारे एटीट्यूड को चेंज करना है। और किस तरफ एटीट्यूड चेंज करना है? टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन शुड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स कंट्रीज जीडीपी। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंट। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाना।
जो कि बहुत मुश्किल है, इतना जल्दी हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। बट सेल्फ सफिशिएंट कहता है कि एटलीस्ट टू रेस्ट्रिक्ट द इंपोर्ट ऑफ those goods which can be produced in India, कि भाई वो चीज जो इंडिया में प्रोड्यूस हो सकते हैं एटलीस्ट वो चीज आप इंपोर्ट मत करो। इज दैट क्लियर? इसको हम कौन से बोलते हैं? सेल्फ सफिशिएंट, राइट? टू रेस्ट्रिक्ट द इंपोर्ट ऑफ दोज गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। फॉर एग्जांपल, हम उस वक्त गेहूं जो हमारा बेसिक स्टेपल फूड है वो हम यूएस से इंपोर्ट करते थे। अब उसे प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ कि जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ तब यूएस ने हमें थ्रेटन किया कि अगर आप ये वॉर में पीछे नहीं हटोगे तो हम आपको व्हीट सप्लाई नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप दूसरी कंट्री का इंटरफेरेंस को एक्सेप्ट करना पड़ता है क्योंकि आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो। तो उसी वक्त हमने सोच लिया था कि हमें सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा, एटलीस्ट एसेंशियल आइटम और वो आइटम जिसमें हम लोग अच्छे हैं। यार हमारा देश एग्रीकल्चर में अच्छा है तो एटलीस्ट वो चीज़ तो हम इंपोर्ट ना करें। क्यों नहीं करें? ताकि बाहर का फॉरेन इंटरफेरेंस ना हो। एंड लास्ट पॉइंट इज इक्वालिटी। अब इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ? इक्वालिटी का मतलब ये हुआ कि आपके देश में ग्रोथ का कोई फायदा नहीं है अगर वो फायदा सबको ना मिले, राइट? द बेनिफिट ऑफ जीडीपी, द बेनिफिट ऑफ मॉडर्नाइजेशन अगर हर एक को नहीं मिलता है तो इस ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है। तो हम चाहते थे कि हमारे देश में इनइक्वालिटी क्या हो जाए? कम। रिच और पुअर के बीच में जो ये गैप है ये क्या हो जाए? बताइए, कम। ये हमारा एम था विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाट? इक्वालिटी, राइट? तो ये थे हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स। फर्स्ट इज जीडीपी ग्रोथ, सेकंड था इक्वालिटी, थर्ड था मॉडर्नाइजेशन एंड फोर्थ मीन सेल्फ सफिशिएंट। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज एग्रीकल्चर, क्योंकि ये हमारा पहला एम था कि हमें कैसे करके एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, क्योंकि सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा। हम एग्रीकल्चर में आज भी चीजें क्या करते थे? उस वक्त इंपोर्ट करते थे, राइट? अब उसके लिए सबसे पहले उन्होंने लाए लैंड रिफॉर्म्स, और लैंड रिफॉर्म्स के अंदर 5 पॉइंट था। सबसे पहला पॉइंट है अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, सेकेंड था लैंड सीलिंग, तीसरा था कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, फोर्थ था रेगुलराइजेशन ऑफ रेंट, एंड फिफ्थ पॉइंट था कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो ये वो 5 पॉइंट्स हैं जिसको हमें समझना है। ये एम किया था कि एग्रीकल्चर की हमें क्या बढ़ानी है? बताइए, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से आउटपुट बढ़ेगा और आउटपुट बढ़ने से एटलीस्ट हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। ये हमारे एम थे और इसीलिए हमने क्या निकाले? लैंड रिफॉर्म्स। अब क्या क्या लैंड रिफॉर्म्स थे? सबसे पहला लैंड रिफॉर्म्स क्या था? अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, जिसका मतलब ये था कि जो लैंड के एक्चुअल ओनर्स होंगे वो कौन होंगे? फार्मर्स, एंड ना कि जमींदार। क्यों? क्योंकि जो मेहनत कर रहा है वो है फार्मर, तो फार्मर मेहनत करे तो उसको फायदा मिलना चाहिए, ना कि जमींदार को। और इसीलिए जमींदार अब से लैंड के ओनर नहीं होंगे, वो कौन होंगे? द टेलर्स ऑफ द सॉइल, दैट इज फार्मर्स। तो इसका मतलब अब लैंड के जो ओनर्स होंगे वो कौन होंगे? दैट इज फार्मर्स। लैंड सीलिंग। अब लैंड सीलिंग का मतलब क्या था कि उस जमाने में है ना, जो जमींदार की जो ओनरशिप थी लैंड की वो बहुत बड़ी थी, मतलब गांव में काउंट होते थे। इनके पास 3 गांव है, इनके पास 4 गांव है। तो इससे क्या होगा? इक्वालिटी प्रमोट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इक्वालिटी प्रमोट? हर एक के पास लैंड नहीं आएगी। तो गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि कितनी मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड एक इंडिविजुअल या उसकी फैमिली होल्ड कर सकती है। तो कितनी होल्ड कर सकती है? फॉर एग्जाम्पल गुजरात में सिर्फ 10 एकड़ था, तो अगर आपके पास बाकी बड़ी हुई लैंड है तो वो सारी किसको देनी पड़ेगी? गवर्नमेंट को, ताकि गवर्नमेंट किसको बांट सके? बाकी फार्मर्स को। ताकि इससे क्या प्रमोट हो? बताइए, इक्वालिटी। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग का मतलब क्या है? समझो मेरी एक लैंड जो है वो एक लोकेशन पे है और दूसरी लैंड इससे 10 किलोमीटर दूर दूसरी लोकेशन पे। क्या एफिशिएंसी से मैं अच्छे से मैनेज कर पाऊंगा? नहीं। क्यों नहीं मैनेज कर पाऊंगा? एक तो 2 अलग अलग जगह है, प्लस मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी यूज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि लैंड बहुत ज्यादा छोटी है। हमारा एम क्या था? प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है। तो हमने क्या बोला? सरकार ने क्या बोला? आप अपनी लैंड को कंसोलिडेट कर दो, मैं आपको बाजू में ही
एक लैंड अलॉट करके दे देता हूं, आप अपनी जो स्कैटर्ड लैंड है, स्कैटर्ड मतलब जो दूर वाली लैंड है, वो किसको दे दो, गवर्नमेंट को। क्या चीज क्लियर हुआ? तो कंसोलिडेट मतलब गिव योर स्कैटर्ड लैंड टू द गवर्नमेंट, ताकि आप अपनी लैंड को कंसोलिडेट कर सको और उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी अप्लाई कर सको। नेक्स्ट क्या है? रेगुलराइजेशन ऑफ रेंट। अब पहले जमींदार कैसे फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करता था हेवी रेंट चार्ज करके, अब गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि कोई भी फार्मर अगर किसी और को लैंड दे, क्योंकि जमींदार तो अब लैंड ओन कर नहीं सकता, तो अगर फार्मर किसी और को लैंड दे और उसमें एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो, इसलिए मैक्सिमम रेंट आप कितना चार्ज कर सकते हो, 1/3 ऑफ टोटल आउटपुट। कितना रेंट मैक्सिमम चार्ज कर सकते हो? 1/3 ऑफ टोटल आउटपुट। क्या चीज क्लियर? एंड लास्ट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग। अब कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब क्या है कि अगर तुम अकेले फार्मर होंगे, क्या तुम प्राइस को कंट्रोल कर पाओगे? नहीं, राइट। पर अगर तुम ऐसे 100 जन हो, क्या अब तुम प्राइस को कंट्रोल कर पाओगे? हाँ। तुम अगर मिलके बाई करोगे इनपुट, तो तुम्हें सस्ते में मिलेगा, और मिलके बेचोगे तो तुम आउटपुट हायर प्राइस में बेच सकते हो। तो बेसिकली अगर मिलके काम करोगे तो आपका क्या बढ़ जाता है बताइए? बार्गेनिंग पावर, राइट। इसलिए गवर्नमेंट बोलता था क्या खोलो? कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो ये थे वो 5 रिफॉर्म्स। सबसे पहले अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, लैंड सीलिंग, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, रेगुलराइजेशन ऑफ रेंट, एंड मिलजुल के काम करो, दैट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग। बट इस रिफॉर्म्स के बहुत सारे लूप होल्स थे। क्या थे लूप होल्स? क्या थे लूप होल्स? पहला लूप होल ये था कि जमींदार ने खुद को ही डिक्लेयर क्या कर दिया? फार्मर। क्योंकि उस टाइम कोई लॉ ही नहीं था हु इज अ फार्मर। तो जब लॉ ही नहीं बना फार्मर कौन होता है, तो जमींदार ने खुद को ही क्या बोल दिया कि आई एम अ फार्मर, तो ऑटोमेटिकली जो लैंड है वो मेरे पास ही रह गई। सेकंड, लैंड सीलिंग रिफॉर्म्स को इन्होंने क्या कर दिया? कोर्ट में चैलेंज किया। सर कोर्ट में क्यों चैलेंज किया? जब भी कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में जैसे वो चैलेंज हो गया लॉ, तब तक वो लॉ इंप्लीमेंट नहीं कर सकता गवर्नमेंट, जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता। तो इन्होंने क्या किया? कोर्ट में चैलेंज कर दिया, ताकि इसका जो इंप्लीमेंटेशन है वो क्या हो जाए? डिले हो जाए, ताकि उसका इंप्लीमेंटेशन क्या हो जाए? डिले। और तब तक ये लैंड किसके नाम पे ट्रांसफर कर देंगे? अपने रिलेटिव्स के नाम पे। किसके नाम पे? रिलेटिव्स के नाम पे। तो आखिर में लैंड मेरे पास ही रह गई, फार्मर्स के पास बटी नहीं। क्यों? क्योंकि जो अगर बड़ी लैंड होगी तो मैं छोटे छोटे टुकड़ों में अपने रिलेटिव्स के नाम पे बांट दूंगा। सिंपल, राइट। तो इस तरह से इन्होंने ये जितने भी रिफॉर्म्स है उसके लूपहोल्स निकाल लिए। पहले जमींदार ने खुद को ही क्या डिक्लेयर कर दिया बताइए? फार्मर्स। सेकेंड, इन्होंने लैंड सीलिंग रिफॉर्म्स को कहाँ चैलेंज कर दिया? कोर्ट में, ताकि उसका इंप्लीमेंटेशन ही क्या हो जाए? डिले। और तब तक ये लैंड जो है वो किसके नाम पे उन्होंने ट्रांसफर कर दी? अपने रिलेटिव्स के नाम पे। पर दो ऐसे स्टेट्स थे जहां एक्चुअली ये सक्सेसफुल हुआ था, और वो दो स्टेट्स है, वन इज केरला एंड सेकेंड इज वेस्ट बंगाल। ये दो ऐसे स्टेट्स है जहां एक्चुअली लैंड रिफॉर्म्स सक्सेसफुल हुए थे। क्या चीज क्लियर हुआ? राइट। बट इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई? एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी। क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स के सब लोग ने क्या निकाल दिए बताइए? लूप होल्स। तो इस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आखिर में हमारे देश में क्या आया? ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है कैसे सीड्स यूज करना? हाई यील्ड सीड्स, HYV सीड्स। ये ऐसे सीड्स थे जो आपकी प्रोडक्टिविटी को नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ा दे। जितना पहले आप बनाते थे उसके 2 गुना या 3 गुना बढ़ा सकते हो, इससे कहते हैं हाई यील्ड वेराइटी सीड्स। इज दैट क्लियर? अब HYV सीड्स चाहिए तो 3 चीजें आपको चाहिए होगा। एक चाहिए आपको इरिगेशन फैसिलिटी। इसका मतलब क्या है कि ये इस तरह के क्रॉप, इस तरह के जो क्रॉप्स होते हैं वो क्रॉप्स ऐसे ही सरवाइव नहीं कर सकते बारिश के ऊपर। इन्हें कंटिन्यूस पानी चाहिए, और पानी चाहिए तो आपको क्या चाहिए होगा बताइए? इरिगेशन सिस्टम। सेकेंड, इन्हें चाहिए फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, और दूसरा क्या चाहिए? पेस्टिसाइड्स। इज दैट क्लियर? केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स। और तीसरा इन्हें चाहिए, दैट ऑल्सो इन विच क्वांटिटी? करेक्ट क्वांटिटी। मतलब करेक्ट क्वांटिटी का मतलब ये कि अगर ये ज्यादा लगा दिया या कम लगा दिया तो भी आपके क्रॉप्स क्या हो जाएंगे? खराब। तो आपको इसके लिए क्या चाहिए? नॉलेज। आपको इसमें चाहिए ट्रेनिंग, अदरवाइज आप ये यूज नहीं कर सकते, राइट। इसे कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन 2 फेज में आया इंडिया में। पहले आया 1965 से 1975, और दूसरा फेज में आया 1975 से 1985। 1965 से 1975 में लिमिटेड क्रॉप्स में आया,
और लिमिटेड रीजन को कवर किया, मतलब ज़्यादा एरिया भी नहीं आए कवर कर पाया और ज़्यादा क्रॉप्स में भी एचवाईवी सीड्स नहीं आ पाया। बट जो लेटर फेज था इसमें क्रॉप्स में भी वेराइटी आई और ज़्यादा एरिया भी कवर कर पाया। क्या चीज़ क्लियर हुआ? ये है ग्रीन रेवोल्यूशन। कोई डाउट है? राइट, ओके ग्रेट। अब हम ये पढ़ेंगे कि सर इस ग्रीन रेवोल्यूशन से आखिर में फायदा क्या हुआ, व्हाट वर द बेनिफिट्स। क्या क्या ग्रीन रेवोल्यूशन के फायदे हुए? सबसे पहली बात, हमारे देश में क्या बढ़ा? क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये हाई इल्ड सीड्स है तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगा। अब क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो हमारे पास आया बहुत सारा मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इतना सारा सरप्लस था, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो फार्मर्स क्या करेगा, पहले मेरी लैंड पे 100 केजी आउटपुट निकलता था, अब 300 केजी निकलता है। सेल्फ कंजम्पशन तो कुछ ही करूंगा तो सरप्लस बहुत सारा बचेगा, तो वो कहाँ जाके बेचूंगा बताइए? मार्केट में। तो मार्केट में बहुत सारा सरप्लस आया। तो मार्केट सरप्लस मतलब क्या होता है कि जब आप टोटल प्रोडक्शन में किसको माइनस कर दो? सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है? जब जो आप खुद के लिए कंज्यूम करते हो तो जो बचता है उसी को हम क्या बोलते हैं गाइस? कम ऑन, मार्केटेबल सरप्लस। इससे किसको फायदा हो गया? किसको बेनिफिट हो गया? लो इनकम ग्रुप को। कैसे लो इनकम ग्रुप को फायदा हो गया इससे? क्योंकि अगर बहुत सारा सरप्लस आएगा तो सरप्लस की वजह से प्राइस क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। प्राइस गिरने से उन लोगों को ज़्यादा फायदा होता है जिनके इनकम बहुत कम हो, क्योंकि जिनकी इनकम बहुत कम होती है ना, वो अपनी इनकम का मेजर प्रोपोर्शन कौन से खाने पीने में ही जाता है। क्योंकि जो बड़ी इनकम वाले होते हैं उनका ज़्यादा खाने पीने में थोड़ी जाएगा, उनका ज़्यादा कहाँ जाएगा? इंडस्ट्रियल आउटपुट या सर्विस आउटपुट। पर जो लो इनकम वाले, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो इंसान महीने का 5,000 कमाता है, उसका 3 से 4 हज़ार तो किस में जाएगा? एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर का भाव गिरेगा तो उन्हें किसको फायदा होगा? लो इनकम ग्रुप। फाइनली इंडिया क्या बन गया? मतलब अब हमें इंपोर्ट करने की जरूरत। एंड लास्ट, फार्मर की सोच बदल गई फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। मतलब क्या कि अब फार्मर सोचता है कि पहले फार्मर की क्या सोच थी कि पहले अपने लिए बनाओ, कुछ बचा तो मार्केट में बेचेंगे। अब फार्मर्स की सोच बदल गई। मार्केट अब ये सोचता है कि मार्केट में क्या चीज़ की डिमांड है, मैं वो बनाऊंगा, मार्केट में बेचूंगा, पैसा कमाऊंगा और फिर अपने अपना सर्वाइवल करूंगा। मतलब सोच अब प्रोडक्टिविटी की तरफ से हो गई। सोच हो गई कि ज्यादा से ज्यादा बनाओ। यहां पे खाली सोच थी सर्वाइवल, यहां पे सोच है ग्रोथ। इज दैट क्लियर? तो ये है 5 फायदे। क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, मार्केट में बहुत सारा सरप्लस आया, इससे किसको फायदा हो गया? लो इनकम ग्रुप को। फाइनली इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट और फार्मर्स की सोच कहां से कहां बदल गई? सबसिस्टेंस टू कमर्शियल फार्मिंग। क्या चीज क्लियर हुआ? वही 1965 से 1985, इसी फेज के दौरान ये हुआ। हम्म, अब हम करेंगे क्या? लिमिटेशंस किसके? ग्रीन रेवोल्यूशन। देखो, एक तो ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड रीजन में था, मतलब ज़्यादा एरिया कवर। कौन से एरिया को कवर करता था? जहाँ लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती थी। तो जहाँ लैंड फर्टाइल नहीं, उधर HYVCs का कोई खास फायदा नहीं। दूसरा था लिमिटेड क्रॉप्स। लिमिटेड क्रॉप्स का मतलब क्या? सब टाइप के क्रॉप्स में नहीं आया, ये उन्हीं क्रॉप्स में आया। राइट, मतलब आई मीन टू से बहुत लिमिटेड क्रॉप्स में आया, मतलब हर हर टाइप के क्रॉप्स में HYV सीड्स नहीं आता था। तीसरा, सर ये बिल्कुल भी एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। ये बिल्कुल भी एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। इसका मतलब क्यों? क्योंकि देखो सर, केमिकल फर्टिलाइजर्स है, ये आपके क्या करता था? लैंड के नीचे जाके ग्राउंड वाटर को क्या कर दिया? टॉक्सिक। अब जो भी हम चीज़ें खाते हैं वो है तो केमिकल, तो इससे हमारे हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। राइट, कैंसर इज़ वेरी कॉमन। उस सब का कारण क्या है? ये सब केमिकल चीज़ें जो बनी हुई है। इज दैट क्लियर? एंड फोर्थ इज, ये क्या प्रमोट करता है? इनइक्वालिटी। सर ये इनइक्वालिटी को क्यों प्रमोट करता है? क्योंकि देखो, HYVCs के साथ फर्टिलाइजर्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, ये सब अफोर्ड कौन कर पाएंगे? खाली सिर्फ और सिर्फ रिच पीपल। क्या पुअर पीपल ये चीज़ें अफोर्ड कर पाएंगे? बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और पुअर पीपल, वही लैंड थी, उनका आउटपुट भी सेम था। राइट, उनके आउटपुट में कोई चेंज नहीं आया ना। क्यों नहीं आया उनके आउटपुट में चेंज? क्योंकि उन्होंने HYVCs यूज क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन सिस्टम लाओ कहाँ से? और उल्टा प्राइस भी क्या हो गए? गिर गए। तो उनकी इनकम क्या हो गई उससे? और ज़्यादा कम।
और अमीर लोगों की और ज़्यादा इनकम बढ़ गए। क्या ये चीज़ क्लियर हुआ? क्या यहाँ तक समझ आया? राइट, ओके ओके। तो अब हम ये शुरू कर रहे हैं कि, एक सेकेंड, ओके चलो, अब हम करने वाले हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो तुम्हारे एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है, दैट इज द डिबेट ओवर सब्सिडीज। ठीक है, क्या फार्मर्स को हमें सब्सिडीज देनी चाहिए या नहीं ओवर फर्टिलाइजर? तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया कि हमें फार्मर्स को देना चाहिए सब्सिडीज। क्या चीज़ की सब्सिडीज? फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए। क्यों देनी है सब्सिडीज? ताकि जो पुअर फार्मर्स है वो भी HYV सीड्स का फायदा उठा सके, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम सब्सिडीज नहीं देंगे तो वो लोग इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। राइट, किसका फायदा? ग्रीन रेवोल्यूशन, दैट इज यूज ऑफ HYV सीड्स। और इसीलिए हमने सब्सिडीज देने का सोचा। बट नाउ द क्वेश्चन इज, क्या हमें सब्सिडीज देनी चाहिए या नहीं? इसके ऊपर हम डिबेट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली डिबेट करेंगे तो कुछ पॉइंट क्या होने वाले बताइए? फेवर में, और कुछ पॉइंट होंगे जो इसके अगेंस्ट में होंगे। राइट, तो जो पॉइंट फेवर में होंगे हम वो पढ़ेंगे, जो पॉइंट हम अगेंस्ट में होंगे हम वो पढ़ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट फेवर में क्या है कि सर ये क्या रिड्यूस करता है? इन इक्वालिटी। कैसे इनइक्वालिटी को रिड्यूस करता है? क्योंकि अगर फार्मर्स, पुअर फार्मर्स सब्सिडीज नहीं देंगे तो वो लोग फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स खरीद, और जब वो खरीद नहीं पाएंगे तो HYV सीड्स का कोई उन्हें फायदा नहीं होगा। सिर्फ फायदा किसको होने वाला है? रिच फार्मर्स। और क्योंकि उन्हें सिर्फ रिच फार्मर्स को फायदा होगा तो इससे गैप ऑफ रिच और पुअर और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बाय गिविंग सब्सिडीज, पुअर फार्मर्स कैन ऑल्सो अफोर्ड वॉट? कैन ऑल्सो यूज वॉट? HYV सीड्स। इससे क्या कम हो जाएगा बताइए? इनइक्वालिटी जो है वो कम हो जाएगी। क्या चीज क्लियर? सेकेंड इज कि अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। क्या कहा मैंने? अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अब इसका मतलब क्या है अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी? देखो, जब भी फार्मर्स कोई भी टेक्नोलॉजी आएगी नहीं उसको रेजिस्ट करेंगे। क्यों रेजिस्ट करेंगे? देखो, एग्रीकल्चर इटसेल्फ इज अ वेरी रिस्की बिजनेस, है ना। और ऐसे रिस्की बिजनेस में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो लोग इतना जल्दी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अच्छा हो या ना हो मुझे पता नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आज देखो इलेक्ट्रिक कार्स हैं। इलेक्ट्रिक कार्स कितना टाइम हुआ आए, पर क्या हर कोई अडॉप्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उन्हें श्योर नहीं है कि आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, अगर बैटरी बीच में बंद हो गई तो क्या, अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएंगे कि नहीं। तो इतना जल्दी टेक्नोलॉजी में शिफ्ट नहीं आता। तो फिर गवर्नमेंट को क्या देनी चाहिए? उन्हें सब्सिडीज। क्योंकि सब्सिडी जब आप दोगे ये फार्मर्स को क्या करेगा? एंकरेज करेगा। क्या चीज़ के लिए? कि आप एक बार HYV सीड्स की जो टेक्नोलॉजी है उसको क्या करो बताइए? अडॉप्ट करो। और अगर ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हो गया तो फिर हर कोई इसको क्या कर पाएगा? वाइडली इंप्लीमेंट हो जाएगा। वाइडली इंप्लीमेंट होने का मतलब क्या? कि हर कोई फिर अप्लाई कर लेगा, क्योंकि एक को देके बाकी दोनों भी लग जाएगा, हाँ यार हम भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सब्सिडीज देने से नई टेक्नोलॉजी जल्दी इंप्लीमेंट हो जाती है। दैट इज अ रीजन हमें सब्सिडीज देनी चाहिए। ये क्या हुए इनके फेवर के पॉइंट्स? कितने? 2 पॉइंट हुए। पहला, ये रिड्यूस क्या करता है बताइए? इनइक्वालिटी। और दूसरा, इट हेल्प्स इन अडॉप्शन ऑफ व्हाट? न्यू टेक्नोलॉजी। क्या ये चीज क्लियर हुआ? क्या ये चीज क्लियर हुआ? अब हम ये कर रहे हैं कि व्हाट आर इट्स अगेंस्ट पॉइंट। तो इसका पहला अगेंस्ट पॉइंट ये है कि सर अगर आप सब्सिडीज दे दोगे तो पहला इसका अगेंस्ट पॉइंट ये है कि ये बेनिफिट कर रहा है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को। तो जब सरकार सब्सिडी देती है तो कौन से पैसे से देती है सरकार सब्सिडी? टैक्स पेयर के पैसे से। और टैक्स पेयर के पैसे से अगर फार्मर्स को फायदा हो, फेयर इनफ, कोई इशू नहीं। पर इसका फायदा किसको होने वाला है? फर्टिलाइजर कंपनीज को, क्योंकि उनके तो फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा बिक जाएंगे, क्योंकि सरकार उन पे क्या दे रही है? सब्सिडीज। तो इस तरह से फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज को अगर फायदा होगा तो ऑटोमेटिकली ये कोई अच्छी बात नहीं है। ओके, फर्स्ट समझ आ गया कि इसके अगेंस्ट का पॉइंट क्या है? कि इट इज बेनिफिटिंग टू विच काइंड ऑफ इंडस्ट्री? फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। सेकेंड इसका है कि सर ये रीजनल इनइक्वालिटी प्रमोट करता है। क्या प्रमोट करता है? रीजनल इनइक्वालिटी। सर ये रीजनल इनइक्वालिटी का मतलब क्या? कि देखो, वो एरिया जहां लैंड फर्टाइल है वहां इस ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा है, वहां इस सब्सिडीज का फायदा है। पर वो एरिया जहां लैंड फर्टाइल ही नहीं है वहां इस सब्सिडी का कोई फायदा।
तो हर एरिया को ये इक्वली डेवलप नहीं करेगा, कुछ रीजन को डेवलप करेगा, कुछ रीजन को डेवलप नहीं कर पाएगा। इज दैट क्लियर? और तीसरा है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। सर कैसे हो रहा है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस? बहुत सिंपल है कि देखो क्या होता है, प्राइस है ना हमें एक सिग्नल देता है कि रिसोर्सेस को कैसे यूज करना है। फॉर एग्जांपल इंडिया में पानी और पेट्रोल में पानी ज़्यादा यूजफुल है, बट क्योंकि पानी का प्राइस नहीं है तो लोग उसका वेस्टेज करते हैं, और पेट्रोल का प्राइस ज़्यादा है इसलिए लोग उसको बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। वैसे ही अगर फर्टिलाइजर पे आप सब्सिडी दोगे तो वो इतना सस्ता हो जाएगा कि लोग उसको क्या करेंगे, फार्मर्स उसको ओवर यूटिलाइज करेंगे, जिससे रिसोर्सेज का क्या होने वाला है, वेस्टेज। राइट? तो ये है उसके अगेंस्ट वाले पॉइंट कि पहला कि ये बेनिफिट किसको करेगा, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। दूसरा, ये रीजनल में इनइक्वालिटी को हर रीजन को इक्वालिटी प्रमोट नहीं कर पाएगा। और तीसरा, इससे बहुत ज्यादा क्या होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। क्यों होगा वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज? क्योंकि जब फार्मर्स सब्सिडीज देगा, राइट, तो लोग उसका ओवर यूटिलाइज करेंगे फार्मर्स, और जिसकी वजह से रिसोर्सेज का क्या होगा बताइए, वेस्टेज। फायदे क्या है, 2 पॉइंट कि सर इसका रिड्यूस क्या करता है, इनइक्वालिटी, क्योंकि सब्सिडी दोगे तो गरीब फार्मर्स भी अफोर्ड कर पाएंगे, जिससे इनइक्वालिटी बिटवीन रिच फार्मर्स एंड पुअर फार्मर्स कम हो जाएंगे। एंड सेकंड, जनरली कोई भी नई टेक्नोलॉजी होती है फार्मर्स उसको क्या करता है, रेजिस्ट, राइट। और जब आप उन्हें सब्सिडी दोगे तो वो इस टेक्नोलॉजी को एक बार अपनाएंगे और बाकी लोग देख देख के वो भी अपना लेंगे, जिससे वाइडली ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? इसी के साथ एग्रीकल्चर का पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है। एंड नाउ वी आर हेडिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहला तुम्हें समझना है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। ठीक है, ये है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। इंडिया का फर्स्ट आईपीआर 1956 को नहीं आया था, कब आया था, 1948 को। ठीक है, इंडिया का आईपीआर कब आया था, 1948। ये है आईपीआर 1956। हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जहां इंडस्ट्रीज को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में सिर्फ और सिर्फ किसके लिए था बताइए, पब्लिक सेक्टर के लिए। मतलब कैटेगरी 1 की जो भी इंडस्ट्रीज होंगी वहां सिर्फ और सिर्फ कौन चलाएगा, सरकार। यहां पे प्राइवेट बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ऐसी कितनी इंडस्ट्रीज थी उस जमाने में, 17। मतलब 17 ऐसे सेक्टर्स थे जहां प्राइवेट सेक्टर्स अलाउड ही नहीं है। फिर आया कैटेगरी 2, जहां पब्लिक भी होंगे, जहां प्राइवेट भी होंगे, मतलब प्राइवेट सेक्टर्स भी अलाउड है, पर डोमिनेंट रोल कौन प्ले करेगा, पब्लिक। मतलब उस सेक्टर को चलाएगा कौन, पब्लिक। प्राइवेट उस सेक्टर को डिक्टेट नहीं कर सकता, मतलब प्राइवेट उस सेक्टर को नहीं चला पाएगा, डोमिनेट करेगा कौन बताइए, पब्लिक। और तीसरा, जो कैटेगरी 1 का सेक्टर में नहीं आता, जो कैटेगरी 2 के सेक्टर में नहीं आता, वो ऑटोमेटिकली कौन से सेक्टर में आ जाएगा, कैटेगरी 3। मतलब जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में नहीं है उन्हें बोलते हैं रेस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज, और उन रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज को हम किस कैटेगरी में डालते हैं, कैटेगरी 3। क्या चीज क्लियर हुआ? नाउ द क्वेश्चन इज कि सर अगर जो रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज है उनको ऐसे ही छोड़ दिया कि उस पर भी कोई रेस्ट्रिक्शंस थे, द आंसर इज यस, उन पे भी रेस्ट्रिक्शंस थे। क्या रेस्ट्रिक्शंस थे कि कैटेगरी 3 को इंडस्ट्रीज को आपको सरकार से पहले क्या लेना पड़ता था बताइए, लाइसेंस, राइट। बिना लाइसेंस के ना ही आप बिजनेस को शुरू कर सकते हो, ना ही एक्सपेंशन कर सकते हो। लाइसेंस का मतलब सरकार से जाके क्या लेने का, अप्रूवल, राइट। तो अगर आप लाइसेंस लोगे तो उसके 2 फायदे, लाइसेंस आपको, सॉरी 2 फायदे नहीं, लाइसेंस आपको कब लेने पड़ते हैं, फर्स्ट अगर आप न्यू एस्टैब्लिशमेंट का मतलब नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, या अगर आपको क्या कर रहे हो, एक्सपेंशन। इन 2 कारणों में आपको क्या लेना पड़ता था, लाइसेंस। एक्सपेंशन मतलब क्या, फॉर एग्जांपल मुझे कपड़े का फैक्ट्री खोलना है, सरकार ने मुझे लिमिट दिया है लाइसेंस लेने के वक्त कि मैं 1 साल के अंदर ऑन एन एवरेज 10,000 शर्ट्स ही बना सकता हूँ, उससे ज़्यादा शर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सकता, या मैं साल की सिर्फ 20 मशीन ही रख सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं। और मशीन रखनी है तो सरकार से फिर जाके आपको क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल, जिसको बोलते हैं लाइसेंसिंग सिस्टम। अब सवाल यह आता है क्या लाइसेंसिंग सिस्टम से फायदा क्या है, तो लाइसेंसिंग सिस्टम से सबसे बड़ा फायदा यह था कि यह क्या प्रमोट करता था, बैलेंस रीजनल ग्रोथ। क्या फायदा था, ये क्या प्रमोट करता था, बैलेंस रीजनल ग्रोथ। अच्छा, बैलेंस रीजनल ग्रोथ का मतलब क्या हुआ कि लाइसेंसिंग से पहले फायदा यह है कि अगर कोई एरिया डेवलप्ड है तो वहां लाइसेंस जो है वो इजीली मिलता नहीं था। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन लाइसेंस इन दोज एरिया विच इज ऑलरेडी डेवलप्ड। हम कहाँ लाइसेंस इजीली मिल जाएगा, जो एरिया बहुत ज्यादा बैकवर्ड हो वहां लाइसेंस भी आपको इजीली मिल जाएगा, सरकार की तरफ से वहां पे आपको इंसेंटिव्स भी
मिलेंगे। क्या मिलेंगे? इंसेंटिव्स, जैसे टैक्स हॉलीडेज देंगे ताकि आप वहां जाके इन्वेस्ट करो, ताकि हर एरिया इक्वली डेवलप हो। तो ये तरीके से लाइसेंस बैलेंस रीजनल ग्रोथ को प्रमोट करता था। अब अगर हम आईपीआर को ध्यान से देखें तो हमें क्लियरली पता चलता है कि इकोनॉमी को चलाने वाली सेक्टर कौन सा है, पब्लिक चलाएगा या प्राइवेट सेक्टर चलाएंगे? इट इज पब्लिक। और यहीं से सवाल आता है कि क्यों पब्लिक सेक्टर को इतना डोमिनेंट रोल प्ले करना पड़ा? वाई पब्लिक सेक्टर हैड टू प्ले डोमिनेंट रोल? क्यों पब्लिक सेक्टर ने डोमिनेंट रोल प्ले किया? क्यों किया? तो उसके कितने कारण हैं? 3, जिसको हम बोलते हैं लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ डिमांड, सोशल वेलफेयर। लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ डिमांड, सोशल वेलफेयर। फिर से, लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ डिमांड, सोशल वेलफेयर। ये वो 3 कारण थे जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर को डोमिनेंट रोल प्ले करना पड़ा। फिर से, लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ डिमांड, सोशल वेलफेयर। मतलब लैक ऑफ कैपिटल ये कहता है कि अगर पब्लिक सेक्टर नहीं करेगा तो किसको करना पड़ेगा? प्राइवेट सेक्टर। क्या प्राइवेट सेक्टर के पास उतना कैपिटल था कि इकोनॉमी को जितनी जरूरत है? नहीं। तो ऑटोमेटिकली किसको करना पड़ा? पब्लिक सेक्टर। सेकेंड, अगर करते तो प्राइवेट सेक्टर तभी करेगा जब मार्केट में अपॉर्चुनिटी हो, और अपॉर्चुनिटी तभी हो जब लोग डिमांड करेंगे, और डिमांड तभी करेंगे जब लोगों के पास क्या होगा? पैसा। अब उस वक्त हमारे देश में मेजॉरिटी लोग क्या थे? गरीब। अब गरीब देश में जब अपॉर्चुनिटी नहीं है तो कोई प्राइवेट सेक्टर अपना पैसा, तो उस वक्त कौन डालेगा बताइए? पब्लिक सेक्टर। और तीसरा, अगर वो करते भी तो उनका एम क्या होता? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और हमें क्या चाहिए था बताइए? सोशल वेलफेयर। और यही वो 3 कारण थे जिसकी वजह से हमने कहा कि पब्लिक सेक्टर हैड टू प्ले अ डोमिनेंट रोल। क्या थे वो 3 बताइए? लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ डिमांड। ओके, अब हम ये पढ़ रहे हैं कि 1955 में कार्व कमिटी जो थी, ये कमिटी ने रिकमेंडेशन दिया कि रूरल एरिया को कैसे डेवलप करना है, क्योंकि रूरल एरिया का स्ट्रेटेजी और अर्बन एरिया की स्ट्रेटेजी अलग होगी ऑब्वियसली। तो रूरल एरिया को कैसे डेवलप करना है? तो उन्होंने कहा कि अगर आपको रूरल एरिया को डेवलप करना है तो सबसे पहले आपको किसको फोकस करना पड़ेगा? एसएसआई पे। अब व्हाट इज एसएसआई? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उस जमाने में वो इंडस्ट्री हुआ करता था जिसका इन्वेस्टमेंट 5 लाख या 5 लाख से कम होता था। तुम्हारी बुक के हिसाब से आज के टाइम पे उसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ या उससे कम हो तो उसे हम कौन सी इंडस्ट्री कहते हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और आज के टाइम पे 5 करोड़ से कम। नाउ माय क्वेश्चन इज कि सर क्यों कार्व कमेटी ने ऐसा कहा कि रूरल एरिया को डेवलप करना है तो हमें एसएसआई को प्रमोट करना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को? तो उसके 3 कारण थे। पहला था इट इज लेबर इंटेंसिव। सेकेंड कारण कहा इट इज लोकेशनल फ्रेंडली। और तीसरा कारण कहा क्योंकि ये प्रमोट करता है इक्वालिटी। ये वो 3 कारण थे जिसकी वजह से कहा कि एसएसआई को हमें डेवलप करना है। सबसे पहला क्या बोला बताइए? लेबर इंटेंसिव। सर क्या होता है लेबर इंटेंसिव? बहुत सिंपल है कि जो जो बड़ी इंडस्ट्रीज है वो क्या प्रेफर करेगी? कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव मतलब मोर ऑफ मशीन्स, लेस ऑफ लेबर। तो मशीन ज्यादा होगा तो वो एम्प्लॉयमेंट प्रमोट नहीं कर पाएगा, और रूरल एरिया में गरीबी बहुत ज़्यादा होती है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ हमें कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए? लेबर इंटेंसिव, जो कहता है मोर ऑफ लेबर लेस ऑफ मशीन्स। और इसीलिए हमें एसएसआई को प्रमोट करना चाहिए क्योंकि ये प्रीफर क्या करते हैं? लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। क्या चीज क्लियर? सेकंड कारण क्या था? लोकेशनल फ्रेंडली। अब लोकेशनल फ्रेंडली का मतलब क्या कि देखो बड़ी इंडस्ट्री अपना सेटअप कहाँ करेगा? या जहाँ रॉ मटेरियल पास में हो क्योंकि उनको रॉ मटेरियल इजीली मिले, या पोर्ट के पास हो ताकि एक्सपोर्ट करना आसान हो। पर एसएसआई तो ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि उनका छोटा बिजनेस होता है। तो वो लोग क्या करते हैं? अपने ही एरिया के क्या यूज करेंगे? लोकल रिसोर्स को, और उस लोकल रिसोर्सेज से बिजनेस क्रिएट करेंगे। मतलब हर एरिया को इक्वली ये लोग क्या करेंगे? डेवलप। क्योंकि ये अपने ही एरिया के क्या यूज करेंगे बताइए? लोकल रिसोर्सेज। और उसी लोकल रिसोर्सेज से अपना एरिया का डेवलपमेंट करेंगे। इससे हर एरिया इक्वली क्या होगा? डेवलप। क्योंकि उन्हें कहीं एक जगह पे जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने ही एरिया में कोई ना कोई बिजनेस शुरू करेंगे। और तीसरा सर इक्वालिटी को प्रमोट करता है क्योंकि अब हर एक जन कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स कंट्रीज जीडीपी। देखो अगर सिर्फ बड़ी इंडस्ट्री इकोनॉमी को चलाएंगे तो कुछ ही लोग इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर छोटे छोटे स्मॉल स्केल बिजनेसेस कंट्रीब्यूट करेंगे तो ये क्या प्रमोट करेगा बताइए? इक्वालिटी। तो ये 3 कारण थे जिसकी वजह से एसएसआई को प्रमोट करने को कहा। किसने कहा? कार्व कमिटी ने। कब कहा? 1955। क्या थे वो 3 कारण? सर ये पहले क्या प्रेफर करते हैं? लेबर इंटेंसिव।
सेकंड ये लोकेशनल फ्रेंडली है, और ये तीसरा इक्वालिटी को प्रमोट करता है। क्या चीज क्लियर हुआ? अब हम आखिरी टॉपिक करते हैं फॉरेन ट्रेड, उसके बाद आ जाएंगे इसके क्रिटिसिज्म। फॉरेन ट्रेड के ऊपर ये था, सवाल ये था कि हमारा इंटरनेशनल ट्रेड कैसा होगा, क्या हम दुनिया के साथ रेडी है ट्रेड करने के लिए कि नहीं, राइट? अब उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इकोनॉमी को चलाने वाले कौन सा सेक्टर था? पब्लिक सेक्टर। क्या पब्लिक सेक्टर उतने कॉम्पिटेंट इनफ है कि वो बाहर की कंपनी के साथ compete कर सके? अगर वो नहीं होंगे तो फिर वापस इकोनॉमी को चलाएगा कौन? बाहर के लोग, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो वैसे भी अलाउड नहीं है। हमें पता था कि हम बहुत इन्फेंट स्टेज पे, अर्ली स्टेज पे, और पब्लिक सेक्टर उतना डोमिनेंट रोल प्ले नहीं कर पाएगा, राइट? या पब्लिक सेक्टर उतना अच्छे से compete नहीं कर पाएगा। किससे compete नहीं कर पाएगा बताइए? जायंट, बड़ी बड़ी एमएनसीज के साथ। इसीलिए उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एक स्ट्रैटेजी लाया जिसको कहते हैं इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। क्या नाम है स्ट्रैटेजी का? नाम इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, जिसको एक और नाम देते हैं हम लोग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि हम बाहर से ट्रेड नहीं करेंगे, हम अपने ही देश में देखेंगे। इनवर्ड लुकिंग, अपने देश की तरफ देखो ट्रेड करने के लिए, बाहर की तरफ फोकस मत करो। ना हम एक्सपोर्ट करेंगे, ना ही हम हम ना इंपोर्ट करेंगे, और एक्सपोर्ट बाय डिफॉल्ट नहीं होगा, क्योंकि कोई अगर हम किसी देश से नहीं ले रहे तो वो भी हमारे देश से नहीं लेंगे। इज दैट क्लियर? तो हमारे पॉलिसी का नाम क्या है? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी, जिसका मेन क्या है? टू रेस्ट्रिक्ट द इंपोर्ट ऑफ दोज गुड्स जो इंडिया में क्या हो सकते हैं? प्रोड्यूस। और इसके लिए जो हमने हथियार यूज किया था, उस हथियार का नाम क्या है? टैरिफ एंड कोटा सिस्टम। क्या सिस्टम है? टैरिफ एंड कोटा सिस्टम। इस सिस्टम के थ्रू हम बाहर वालों को रोकेंगे कि आप हमारे देश में आके प्रोड्यूस नहीं कर सकते। टैरिफ का मतलब होता है हैवी टैक्स। इतना हैवी टैक्स लगा दो कि वो प्रोडक्ट इतने इंडिया में महंगे हो जाएंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता कि इंडिया में आके बिजनेस करे। और कोटा का मतलब होता था फिक्सेशन ऑफ क्वांटिटी, फिक्सेशन ऑफ आउटपुट, कि इससे ज्यादा आउटपुट आप इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं क्वांटिटी पे फिक्सेशन किया कि लग्जरी कार्स आप साल में सिर्फ 5 ही ला सकते हो, तो 5 से ज्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। इस तरह का फिक्सेशन की वजह से क्या होगा कि आप ज्यादा क्वांटिटी इंपोर्ट भी नहीं कर पाओगे, और टैरिफ सिस्टम इतना महंगा हो जाता था कि वो लोग इंडिया में आके बिजनेस नहीं कर पाते थे। एम क्या था? पब्लिक सेक्टर को प्रोटेक्ट करना है। किससे? फॉरेन कंपटीशन से। इज दैट क्लियर? इस पॉलिसी का नाम क्या है? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, जिसका दूसरा नाम क्या है? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जिसका मतलब है टू रेस्ट्रिक्ट द इंपोर्ट ऑफ दोज गुड्स जो हम अपने इंडिया में ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, ये तो हमने कर दिया। अब हम आखिरी टॉपिक पे जाते हैं इस चैप्टर के, विच इज क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म टुवर्ड्स व्हाट? ये जो इंडस्ट्री की पॉलिसीज थी इसके ऊपर क्रिटिसाइज करो, क्या इससे फायदे हुए हमारे देश में और क्या हुए इसके नुकसान। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज के फायदे, कि ये जो पॉलिसीज था इससे क्या क्या फायदे हुए। हमने 3 फायदे किया। एक, कंट्रीब्यूशन। किसका कंट्रीब्यूशन? इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी क्या हो गया? इंक्रीज। सेकेंड, हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ा। और थर्ड, हमने डाइवर्सिफिकेशन भी किया। अब कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी बढ़ा मतलब क्या? फॉर एग्जांपल पहले, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर पहले हमारा कंट्रीब्यूशन 10 से 12% था जीडीपी का, आज वो हमारा कंट्रीब्यूशन 20 से 25% हो गया है। इट इज ऑलवेज अ गुड साइन। जब इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन जीडीपी की तरफ बढ़ता है, इट इज अ साइन कि हमारी देश ग्रो कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये हुआ क्योंकि पहले कंट्रीब्यूशन कम था जीडीपी की तरफ, अब इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। मतलब एग्रीकल्चर और टर्शरी से पहले से कंपेयर हमने अच्छा ग्रो किया। सेकेंड क्या है? इंडस्ट्रियल का ग्रोथ भी बढ़ा। ऑब्वियसली अगर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी बढ़ेगा तो इंडस्ट्री का ग्रोथ भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? एक सेकेंड, कैसे हटाऊं? ओके, तो सेकेंड हमने क्या किया गाइस बताइए? डाइवर्सिफिकेशन। अब सॉरी, इंडस्ट्रियल का
ग्रोथ भी बढ़ा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी बढ़ेगा तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी तो बढ़ेगा ही। और तीसरा हमने क्या किया, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब अब हम पहले सिर्फ हम कॉटन, जूट, ये तरह की चीज़ें या स्पाइसेस से बनाते थे, अब हमने डाइवर्सिफाई किया, हमने ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में भी गए, हमारी इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी आया, हमारी इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया, ताकि हम डाइवर्सिफाई कर चुके हैं। मतलब हम एक जैसे प्रोडक्ट नहीं बना रहे, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बना रहे, ताकि हम सेल्फ सफिशिएंट रहे, हम किसी और कंट्री पे इंपोर्ट ना करें। क्या ये चीज़ क्लियर हुआ? ये था हमारे फायदे। अब हम बात करते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इसके लिमिटेशन। लिमिटेशंस या इसके बोलेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ दिस पॉलिसीज। इस प्रॉब्लम्स क्या क्या रहे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला था नो क्लियर डिस्टिंक्शन रिगार्डिंग पब्लिक सेक्टर, कि उन्हें कौन से सेक्टर में जाना है और कौन से सेक्टर में नहीं जाना है। सर वो तो आईपीआर बताता था, बट आईपीआर ये बताता था कौन से सेक्टर में प्राइवेट अलाउड है और कौन से सेक्टर्स में प्राइवेट अलाउड नहीं है। पब्लिक सेक्टर तो कैटेगरी 1 में भी जा सकता है, कैटेगरी 2 में भी जा सकता है और कैटेगरी 3 में भी जा सकता है। तो क्योंकि क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है, उससे प्रॉब्लम क्या हुआ कि पब्लिक सेक्टर ने वो सारे सेक्टर में भी क्या किया, इन्वेस्ट किया जो हमारे लिए नॉन प्रायोरिटी थी। फॉर एग्जाम्पल होटल बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड मेकिंग बिजनेस। अब ये वो बिजनेस है, ये अमीर लोगों को केटर करता है या गरीब लोगों को? अमीर लोगों को। तो यहाँ पे देखो पब्लिक सेक्टर आएगी तो उससे रिसोर्सेस का क्या हो रहा है, ऑब्वियसली वेस्टेज। और दूसरा नुकसान क्या हो रहा है, इसमें प्राइवेट सेक्टर आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जहाँ पब्लिक सेक्टर आता है वो कॉस्ट कम होती है, और कॉस्ट कम होती है तो वहाँ प्राइवेट को कुछ खास फायदा नहीं होता। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिसोर्सेस का वेस्टेज, क्योंकि आप प्रायोरिटी सेक्टर पे नहीं फोकस करके कहाँ पे फोकस कर रहे हो, नॉन प्रायोरिटी सेक्टर। सेकेंड सेकेंड कारण है पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसका मतलब क्या है, पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? जो हमारे गुड्स और सर्विसेज थे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी से बहुत नीचे था, राइट? जिसकी वजह से ना ही हम कुछ खास एक्सपोर्ट्स कर पाए, ना ही हमारे देश के लोग ज़्यादा खरीद पाए। क्यों? उन्हें उतना ही खरीदते थे जितना काम का है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन नहीं था। देखो गाइस, जब कंपटीशन आता है ना तो आपको पता चलता है कि कोई आपसे बेटर चीज़ें बना रहा है, और कोई आपसे बेटर चीज़ें बना रहे हैं तो आप भी आउट ऑफ द बॉक्स सोच के उससे भी बेटर चीज़ बनाने की कोशिश करोगे। पर जब आपको पता है कि कंपटीशन ही नहीं है तो आपको लगेगा कि जो आप बना रहे हो वो सबसे बेस्ट था। मैंने एग्जाम्पल दिया था कि पहले टेलीकॉम में, अगर एक टेलीकॉम सेक्टर में आज के टाइम पे अगर मुझे एक सिम कार्ड लगाना है तो मैक्स 10-15 मिनट में मेरा काम हो जाएगा। वहाँ पे मुझे सालों साल वेट करने पड़ते थे ताकि मेरे घर में एक टेलीफोन कनेक्शन आए। इस तरह का वेटिंग पीरियड चलता था, जिसका मतलब हमारी क्वालिटी बहुत ज़्यादा क्या थी, पुअर। इज दैट क्लियर? तीसरा तीसरा कारण जिसकी वजह से हुआ, दैट इज पब्लिक सेक्टर को कंटिन्यू करना पड़ता था। क्या कंटिन्यू करना पड़ता था? बिजनेस, अगर वो क्या थे, लॉस मेकिंग, क्योंकि उनका एम क्या था, सोशल वेलफेयर। इसका कहने का मतलब ये है कि देखो, अगर एक प्राइवेट सेक्टर है वो अपना बिजनेस कब बंद करेगा? वो अपना बिजनेस तब बंद करेगा जब उसको लगता है कि वो लॉस कर रहा है, और लॉस कर रहा है 1-2 साल, 2-3 साल, फिर देखेगा नहीं चल रहा है बिजनेस, लेट्स क्लोज डाउन द बिजनेस। पब्लिक सेक्टर ऐसा कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पब्लिक सेक्टर का एम प्रॉफिट कमाना तो है ही नहीं। क्या एम है? सोशल। अब इस चक्कर में क्या हुआ, इस चक्कर में पब्लिक सेक्टर बिजनेस को चलाया जा रहा है, एफिशिएंसी पे फोकस नहीं कर रहा है, और इससे देश का क्या होता जा रहा है, ड्रेन ऑफ नेशंस व्हाट, वेल्थ। इज दैट क्लियर? तो पहला पॉइंट क्या पड़ा, नो क्लियर डिस्टिंक्शन, क्या पब्लिक सेक्टर को बनाना है और क्या प्राइवेट सेक्टर को। सेकंड क्या है, पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पब्लिक सेक्टर ने कंटिन्यू करते थे बिजनेसेस इवन तो दे आर लॉस मेकिंग, बिकॉज उनका एम प्रॉफिट कमाना नहीं है, सोशल वेलफेयर। इस चक्कर में उनका क्या हो रहा है, ड्रेन ऑफ नेशंस वेल्थ। एंड फोर्थ इज लाइसेंस का क्या करना, मिसयूज। लाइसेंस दो तरीके से मिसयूज होता था। पहला,
अगर मैं बिग इंडस्ट्रीज में हूँ, किसी भी दूसरे सेक्टर में अगर मुझे जाना है तो सरकार से क्या लेना पड़ेगा मुझे, लाइसेंस। अब मैं क्या करता था कि मैं मेरे कॉम्पिटिटर को रोकना चाहता हूँ कि वो इस सेक्टर में ना आए, तो सेक्टर का मैं पहले से क्या ले लेता था, लाइसेंस। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग बिजनेस I used to take the license, the company used to take the license of other sectors so that they can restrict my competitors to enter into that business. उस बिजनेस में कॉम्पिटिटर को रोकने के लिए मैं लाइसेंस लेता था। इज दैट क्लियर? एंड सेकेंड, अब वहां पे बिजनेस ऐसा हो चुका था कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन क्वालिटी, कि क्वालिटी छोड़ो ना, प्रोडक्ट तो बिकना ही है, लेट्स फोकस ऑन मेंटेनिंग गुड रिलेशन विथ ब्यूरोक्रेट्स। बढ़िया रिलेशन बनाते ब्यूरोक्रेट्स के साथ, जिसकी वजह से क्या होगा कि अपने को लाइसेंस मिलता रहेगा, क्वालिटी पे कोई फोकस हमारा नहीं रहेगा, बिकॉज कंपटीशन तो होता ही नहीं था। जिसके पास लाइसेंस है वो बिजनेस करेगा, जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो बिजनेस नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या हुआ कि लाइसेंस का बहुत ज्यादा क्या होने लगा, मिसयूज। तो ये है चार वो क्रिटिसिज्म। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे सब्सिडीज मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, नो क्लियर डिस्टिंक्शन, क्या पब्लिक को बनाना है और क्या प्राइवेट। पब्लिक सेक्टर जो था, अगर पुअर क्वालिटी के गुड्स बनाते थे फिर भी उन्हें क्या करना पड़ता था, कंटिन्यू। तीसरा क्या है, पब्लिक सेक्टर कंटिन्यू करते थे, लॉस मेकिंग बिजनेस थे, फिर भी उन्हें कंटिन्यू करना पड़ता था बिकॉज उनका एम क्या है, सोशल वेलफेयर। और लाइसेंस का इन्होंने क्या किया, मिसयूज। इसी के साथ योर चैप्टर नंबर 2 इज ओवर।